दोस्तों नमस्कार। तो आज अपन अपनी जो पहला टेस्ट था लास्ट सैटरडे को अपन ने ऑफलाइन लिया था, संडे को ऑनलाइन लिया था, उसको सॉल्व कर लेते हैं। टेस्ट का फीडबैक मेरे पास आप लोगों का आया था कि टेस्ट थोड़ा सा टफ है। देखिए, दो चीज़ें होती है। एक तो ये है कि आपको यहाँ पर पेपर बहुत अच्छा दिया जाए, बिल्कुल रसगुल्ला, आप देखते कि वाह क्या टेस्ट है, आपको देखते ही लगे कि हाँ मेरे तो इसमें 90% 95% मार्क्स आ जाएंगे। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो वहाँ पता चले कि आपको देख के लग रहा है नहीं पेपर टफ है। दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ पर टफ से टफ क्वेश्चंस की तैयारी करवा दी जाए और अब जब आप एग्ज़ाम्स में जाएं तो वहाँ पर आपको लगे कि पेपर आसान है। मैं दूसरी थ्योरी पर काम करता हूँ। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमेशा ये कहता है कि आप इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि जब आप एग्ज़ाम के अंदर जाएं तो वहाँ पर आपको पेपर आसान लगना चाहिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम के अंदर 5% क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो कि आपको आते हुए भी आप गलत करते हैं। तो इसलिए वहाँ के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। दूसरा, ये जो पेपर्स आपको बनाए गए हैं, ये पेपर्स, ये टेस्ट सीरीज, ये जो टेस्ट आपको कंडक्ट हो रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज मेरी खुद की बनाई हुई नहीं है या किसी कोचिंग की फैकल्टी की बनाई हुई नहीं है। जितने भी अलग अलग आपके पेपर सेटर्स हैं जो अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए बनाते हैं पेपर, आरपीएससी के लिए, आरएसएम एसएसबी के लिए, या हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन या डीएसएसबी वगैरह वगैरह, जहाँ पर मेरे अच्छे अच्छे दोस्त जो कि अच्छी पोजीशंस पर हैं, जो कि अब हमारी उम्र उस पड़ाव पर है कि हमारे दोस्त अच्छी पोजीशंस पर हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें उनको भेजी, उनसे पेपर सेट करवाया और जो उन्होंने इनपुट दिया उस हिसाब से पेपर आपके सामने है। उन्होंने जैसे बताया किस में कितने क्वेश्चन होने चाहिए, कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, किस लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए, उन तमाम चीज़ों को हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। ये 20 टेस्ट मैंने रखे हैं, 20 टेक्निकल के, 20 नॉन टेक्निकल के। इस तरह से टोटल 40 टेस्ट हैं और मुझे पूरा विश्वास है, मैं उम्मीद नहीं विश्वास कह रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से कभी कभी नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन टेक्निकल के तो कम से कम 90% क्वेश्चंस मेरे इस 20 टेस्ट के आसपास रहेंगे। फिगर्स चेंज हो सकते हैं, 2+4 की जगह 2+5 हो गया, वो चेंज नहीं है, वो तो एक ही क्वेश्चन है, बस आपको उसको समझना पड़ेगा। तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक टेस्ट को एक्सप्लेन करने की। पहला टेस्ट आज अपन वीडियो सॉल्यूशन करते हैं। जितने भी अपने टेस्ट हैं वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए हम कोशिश करेंगे जो आपके कैलकुलेशन वाले हैं, रीजनिंग मैथ्स वाले क्वेश्चंस हैं और जो कंप्यूटर साइंस के अपने पेपर 2 है, उन सभी के वीडियो सॉल्यूशंस अपन बनाएंगे। डेफिनेटली हमारे बच्चों के लिए रहेगी, हमारे स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, या जो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे उनके लिए रहेगा। ठीक है, जब हम दूसरे लोगों से टेस्ट सीरीज बनवाते हैं तो वो सारा काम फ्री में नहीं होता, उन सब में एक्सपेंसेस होते हैं, वो टेस्ट सीरीज के खर्चे से ही मीट आउट होते हैं। तो आइए पहला टेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं। पहला टेस्ट को सॉल्यूशन अपन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन अपने पास है, कंप्यूटर की बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? हमें पता है बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किसने किया? जॉन वॉन न्यूमैन ने। कब किया? 1945। ये कहा जाता है कि 1940s के अंदर किया, मिड 1940s के अंदर किया। एग्जैक्ट डेट्स इसमें हमारे पास नहीं आती है, इसलिए एग्जैक्ट डेट्स की बात करना थोड़ा बेमानी होगा। अगर किसी बुक के अंदर 1944 लिखा हुआ है, किसी में 46 लिखा हुआ है तो सही है। ठीक है, तो वो जो आर्किटेक्चर था जो कि अभी हम पढ़ते हैं
हम कहते हैं साहब हमारे पास सीपीयू है, सीपीयू के अंदर हम कहते हैं साहब अपने पास सीयू है, हमारे पास एएलयू है, मेमोरी यूनिट है। ये जो आर्किटेक्चर दिया है किसने दिया? ये न्यूमैन साहब ने दिया 1945 के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, निम्न में से किस सर्किट का उपयोग 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है? हमें पता है कि 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स काम में लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स की डिटेल में जाने की आवश्यकता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर वाले सिलेबस के अंदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट अपना नहीं है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट उसके अंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल क्वेश्चन है कि 1 बिट डेटा को स्टोर करने के लिए हम फ्लिप फ्लॉप्स को काम में लेते हैं, राइट। बेसिकली तो कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है ना, कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहें या कंप्यूटर फंडामेंटल कहें, कंप्यूटर फंडामेंटल का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट आपके पास एक स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर किसके निर्देशों का उपयोग करता है? डेफिनेटली जीरो एड्रेसिंग का। जो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर है जहां पर कि स्टैक को काम में लिया जाता है, जीरो एड्रेसिंग को काम में लेता है, राइट। देन आपके पास है एन बिट माइक्रो प्रोसेसर में एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स होते हैं। कहीं कहीं पर शायद अपनी आंसर की के अंदर भी एड्रेस रजिस्टर लिखा हुआ था, लेकिन जो एग्जैक्ट आंसर है, जो बेटर आंसर है, वो डेफिनेटली एन बिट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। ओके, देन आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन एएलयू के द्वारा किया जाता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, जो लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, डेटा मैनिपुलेशन, एक्सपोनेंशियल, स्क्वायर रूट, ये सभी एएलयू के द्वारा परफॉर्म होते हैं। सो द आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस वैन में इस्तेमाल किया जाता है? हमें पता है वैन के लिए हमें बहुत सारे आईपी एड्रेसेस चाहिए, इसलिए बहुत बड़ा आईटी स्लॉट हमें, आईपी एड्रेसेस का स्लॉट हमें चाहिए। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी की अगर बात करें, हम कहते हैं भाई क्लास ए के जो हमारे पास आईपी एड्रेसेज हैं उनमें बहुत बड़ा स्लॉट होता है। जो पहला बाइट होता है उसमें 0 से 127 तक हो सकते हैं। जो बाकी स्लॉट हमारा निकल के आ रहा है 0 से 255, तो बेसिकली 256 इंटू 256 इंटू 256, इतने सारे आईपी एड्रेसेस का स्लॉट हमें मिलता है। मतलब कि वो आईपी एड्रेस जिसका कि पहला बाइट 0 से 127 है वो वैन के लिए यूज में आएगा। अब यहां पर अपना ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, लेकिन ए जो 10.0.0.0 से जो चालू होता है वो आईपी एड्रेस प्राइवेट आईपीज हैं, वैन में उपयोग में नहीं लिए जा सकते, हमें पता है। इसलिए अपना आंसर कौन सा हो गया? सी। ठीक है, बहुत आसान सा कंसेप्ट है। आपको आईपी एड्रेसेज का अगर आपने देखा है, क्लासेज का देखा है, आईपी एड्रेसेज के स्लॉट्स का अगर आपने देखा है, इसको आईटीजी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है, कौन सी क्लास बी नेटवर्क आईडी के लिए सबनेट मास्क का उपयोग करने वाला प्रसारण एड्रेस है? ब्रॉडकास्ट एड्रेस। किसी भी आईपी एड्रेस या किसी भी नेटवर्क के लिए जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो कौन सा होता है? लास्ट एड्रेस, लास्ट वाला। मतलब कि अगर बी क्लास की बात करें तो मेरे पास ये 2 बाइट्स तो मेरे बी क्लास के लिए हो गए, और जो बचे हुए दोनों बाइट्स हैं इसके अंदर 255 होना चाहिए। इसके लिए 255 होना चाहिए, यही है ना? तो और पहले बाइट का क्या होना चाहिए सर? 128 से लेकर 191 तक, 128 से लेकर 191 तक। ठीक बात है सर। यहां पर अगर अपन बात करें तो अपना जो बेस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या होगा? बी। सी वाला फिर लास्ट एड्रेस की तरफ चला गया दूसरे बाइट के लिए, राइट।
तो बेस्ट सुटेबल आंसर अपना क्या हो गया सर? बी, राइट वर्ड। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हब ओएसआई मॉडल की किस परत पर काम करता है, किस लेयर पर काम करता है? भाई फिजिकल लेयर पर काम करता है, हमें पता है। आपके हब हैं या एम्पलीफायर है या रिपीटर है, ये सभी आपके फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। ब्रिज, स्विच, ये कहां काम करते हैं? डेटा लिंक लेयर पर। ब्रिज, स्विच, ये आपके डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं। नेटवर्क लेयर पर राउटर, फायरवॉल। ठीक है सर, तो इस जगह पर अपना बेस्ट सुटेबल आंसर क्या रहा है सर? फिजिकल लेयर, क्योंकि हब कहां काम करता है? फिजिकल लेयर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट, इन द लेयर्ड हियरार्की, यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में डिफरेंस है। देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर हिंदी और इंग्लिश का डिफरेंस होगा, इंग्लिश वाले को हमेशा करेक्ट माना जाता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप भले हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से हैं, आपको इंग्लिश में एक किसी क्वेश्चन को 2-3 बार एक बार पढ़ना जरूर है। आपको ध्यान रखना है कि कहीं पर अगर कोई भी वेरिएशन होगा तो इंग्लिश वाले को करेक्ट माना जाएगा। देखिए साहब, जब ओएसआई मॉडल की अपन बात करते हैं तो कुछ रिडंडेंट बिट्स आपकी ऐड होती हैं। रिडंडेंट बिट्स कैसे ऐड होती हैं? आप कहते हैं आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये एप्लीकेशन लेयर है, जो डेटा का आपका कम्युनिकेशन होता है वो एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर होता है। वर्चुअल कम्युनिकेशन तो एप्लीकेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर होता है ना सर? लेकिन आपका एप्लीकेशन लेयर से कहां जाएगा? प्रेजेंटेशन लेयर पर। इससे नीचे आपका फिर सेशन लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, यही तो रहता है आपका। तो ये आपके 7 लेयर्स हैं। क्या होता है सब? डेटा ऊपर से नीचे तक आता है और हर जगह पर कुछ एक रिडंडेंट बिट्स अटैच होके आती है। जो बिट्स अटैच होके आती है हेडर फुटर पर, उसको हम क्या कहते हैं? रिडंडेंट बिट्स। रिडंडेंट बिट्स अटैच होती हैं, ध्यान रखिएगा। फिजिकल लेयर और फिजिकल लेयर के बीच में ट्रांसफर होता है डेटा, फिर यहां से ऊपर जाता है डेटा लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर से नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर, इसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर। तो यहां से डेटा ऊपर जाता जा रहा है। देखिए ध्यान रखिए, यहां पर रिडंडेंट बिट्स अटैच हुए थे और वो रिडंडेंट बिट्स यहां से हटते हुए जाएंगे। तो जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो रिडंडेंट बिट्स रिमूव होते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझाने के लिए ही मैं यहां पर मैंने बात की है कि लोअर टू अपर साइड में जब जा रहे हैं तो बिट्स क्या होते हैं? सब रिमूव होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा बिट्स हेडर फुटर में अटैच होके आते हैं, जिनको आप रिडंडेंट बिट्स कहते हैं। अब रिडंडेंट बिट्स जब फिजिकल लेयर पे ट्रांसफर होते हैं, फिजिकल लेयर से जो एप्लीकेशन लेयर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल जो ट्रांसफर होता है वर्चुअली वो एप्लीकेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर के बीच में होता है। तो ऊपर जब जाता है तो वो जो रिडंडेंट बिट्स, जो डेटा लिंक लेयर ने रिडंडेंट बिट्स ऐड की थी वो डेटा लिंक लेयर हटा देता है, जो नेटवर्क लेयर ने ऐड की थी उसको नेटवर्क लेयर हटा देता है, तो वो रिमूव होते जाते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं।
डिफॉल्ट सबनेट मास्क फॉर क्लास बी हमें पता है 255.255.0.0। क्लास ए के लिए जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0। क्लास बी के लिए जो सबनेट मास्क है 255.255.0.0। क्लास सी के लिए जो सबनेट मास्क है 255.255.255.0। ठीक बात है सर। सबनेट मास्क क्यों काम में लेते हैं? आपके आईपी एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। आपके आईपी एड्रेस में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका नेटवर्क आईडी बताता है, एक आपका होस्ट आईडी बताता है। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आप सबनेट मास्क काम में लेते हैं। जो आपका आईपी एड्रेस है उसको जब आप सबनेट मास्क के साथ बिटवाइज एंड करते हैं तो आपका नेटवर्क आईडी निकल के आता है। यही तो कंसेप्ट है ना आपका। तो उसके लिए सबनेट मास्क को काम में लिया जाता है। आप जब कॉलेज में पढ़ते थे तो आप ध्यान दें, आप जब नेटवर्क को अपनी सेटिंग में जाते थे वहां पर सबनेट मास्क आपसे आपके सर सेट करवाते थे कि भाई ये सबनेट मास्क डाल दो। बेसिकली वो ये सबनेट मास्क हुआ करता था। देन आपका है एक आईपी एड्रेस आपको दिया गया है और किस वर्ग से है, कौन सी क्लास का है। आंसर इज ए। देखिए भैया, कोई भी आईपी एड्रेस का पहला बिट अगर 0 है तो एक क्लास कौन सी हो गई? ए। क्लास ए। पहले दो बिट्स 1 0 है तो क्लास बी। पहले बिट 1 0 1 1 0 है तो क्लास सी। ठीक है ना, याद है ना कंसेप्ट। द सेम वे पहला बिट अगर 0 है किसी आईपी एड्रेस का तो क्लास ए है। देखिए मोटे तौर पर अगर आप इस बात को समझते हैं 8 बिट्स हैं, पहला बिट 0 है, बाकी 7 बिट बचे। 7 बिट में क्या क्या हो सकता है? पहली बात, सब में 0 कर दो, ये तो सबसे छोटी वैल्यू होगी। जब सब में 0 कर दिया तो ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है साहब? 0। इसको कैलकुलेट करें बाइनरी को डेसिमल में, और पहला बिट 0 है और बाकी जो 7 बिट्स हैं इन सबको 1 कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको कैलकुलेट कीजिए तो क्या होगा? 127। 127 यही तो है, ये तो क्लास ए होती है आपकी। क्लास ए का जो पहला बाइट है उसकी वैल्यू 0 से 127 ही तो होती है ना। अगर बाइनरी में आपको दे रखा है तो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि अगर पहला बिट 0 है तो क्लास ए होगी, पहले 2 बिट अगर 1 0 है तो क्लास बी होगी, पहले 3 बिट 1 1 0 तो क्लास सी होगी, इस तरीके से। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डेटा स्ट्रक्चर के इंप्लीमेंटेशन के लेवल कौन कौन से हैं। डेटा स्ट्रक्चर हर लेवल पर इंप्लीमेंट होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर, एप्लीकेशन लेवल पर, इंप्लीमेंटेशन लेवल पर। हर लेवल पर डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट होता है। इंप्लीमेंटेशन के लेवल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल जिसमें कि आपको डिटेल्स नहीं पता, एप्लीकेशन लेवल जहां पर कि आप ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, हर जगह पर जो इंप्लीमेंटेशन है वो हर लेवल के अंदर होता है। ये इंटरेस्टिंग है, एक बाइनरी सर्च ट्री जिसका लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री हाइट में अधिकतम 1 यूनिट से भिन्न होता है। लेफ्ट और राइट जो सब ट्रीज हैं उनकी जो हाइट का डिफरेंस है मैक्सिमम 1, बेसिकली -1 0 या 1 रहता है, और उससे आप कहते हैं हाइट बैलेंस ट्री या एवीएल ट्री। हाइट बैलेंस ट्री या एवीएल ट्री। ठीक है सर।
कौन कहता है ये क्वेश्चन ज्यादा टफ है? अभी तक शायद अपन ने 10, 11, 12, 13 क्वेश्चंस देखे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें से 9-10 क्वेश्चन से कम आपको आते होंगे अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो। केवल और जो दिक्कत आ रही थी वो आ रही थी कि वो आपके दिमाग से स्किप हो चले थे, और अगर ये आपको टेस्ट सीरीज में नहीं बताए जाते, नहीं करवाए जाते तो स्किप हो चुके थे ना। आपसे अगर मैं पूछ लेता ALU की फुल फॉर्म क्या है, USV की फुल फॉर्म क्या है, आप बहुत अच्छा आंसर देते, अच्छे नंबर आते, फूल के कुप्पा हो जाते, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। परेशानी होती एग्जाम के टाइम। हम चाहते हैं जो परेशानी होनी है वो यहीं हो जाए, एग्जाम में नहीं। जितने कम नंबर आने वो यहीं आ जाए, एग्जाम में तो अपने नंबर अच्छे आने चाहिए। यहां दोस्तों के बीच में बेइज्जती होनी है, हो जाए। रिजल्ट आने पे घर वालों रिश्तेदारों के बीच में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 14। लेवल वह है जहां मॉडल कंपेटिबल, एग्जीक्यूटेबल योग्य कोड बन जाता है, दैट इज इंप्लीमेंटेशन लेवल। बेसिकली इंप्लीमेंटेशन लेवल वो लेवल होता है जिसमें कि हम एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। एक्चुअली जो भी अपना डेटा स्ट्रक्चर है उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, वो आपका इंप्लीमेंटेशन लेवल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15। स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता है। शादियों में खाने की प्लेट जब सफाई करके रखता है बंदा, एक के बाद एक रखता जाता है, और जब आप उठाते हैं तो कौन सी उठाते हैं? सबसे ऊपर वाली, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर। बेसिकली क्या है? वो स्टैक है। ओके, देन नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाई देखिए, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बेसिकली आपका होता है, आप एक तरह से कहें जो कि डेटा टाइप की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो उसके अंदर डेटा टाइप भी होते हैं और ऑपरेशन भी होते हैं, तो डेटा मेंबर भी और ऑपरेशन भी। ठीक है, तो ट्रू एंड ट्रू कौन सा है? सी। योर आंसर विल बी सी हियर। ठीक है भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर का घटक नहीं है। देखिए, ऑपरेशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो आंसर विल बी डी, नथिंग स्पेशल। मुझे नहीं लगता कि कुछ डिस्कस करने की जरूरत है, समझदार हैं आप सब, डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत। किसी भी स्टैक के फुल न होने पर एन आइटम को स्टैक में डालने को पुश ऑपरेशन कहा जाता है, और स्टैक के एम्प्टी न होने पर आइटम को हटाने को पॉप ऑपरेशन कहा जाता है। अगर आइटम जो आप ऐड कर रहे हैं तो पुश हो गया, निकाल रहे हैं तो पॉप हो गया, यही तो पढ़ते हैं ना अपन। तो कौन सा आंसर आ गया? एक क्वेश्चन बीच में गया। अच्छा सॉरी, मैं अगला क्वेश्चन रीड कर गया था। कौन सा एडीटी डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है? भाई डेटा एंड ऑपरेशन कौन सा नहीं है? दोनों ही हिस्से हैं। नन ऑफ द अबव विल बी द। अभी हम पहले ही बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के अंदर जब बात करेंगे तो अपना डेटा, ऑपरेशन, स्टोरेज स्ट्रक्चर सभी उसका पार्ट होते हैं, राइट। अभी अपन डिस्कस कर चुके थे, हालांकि इसको गलती से पहले डिस्कस कर लिया था, कि स्टैक के अंदर जो आइटम हैं ऐड करने को पुश कहते हैं और आइटम को निकालने को अपन पॉप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा एवं उसके संबंधित फंक्शनलिटीज को एक यूनिट में रैप करने को कहा जाता है।
एनकैप्सुलेशन. Encapsulation, binding data member and operations into a single unit is known as encapsulation. Hiding the complexity is known as abstraction, है ना. और पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही नाम से मल्टीपल काम, पॉलीमॉर्फिज्म. मॉड्यूलरिटी, एक प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करना. तो यहां पर जो अपन कह रहे हैं कि डेटा और उसकी संबंधित फंक्शनलिटीज को एक यूनिट में रैप करने को कहा जाता है एनकैप्सुलेशन. एनकैप्सुलेशन. ठीक बात है सर. क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21. पॉलीमॉर्फिज्म का क्या अर्थ है? पॉलीमॉर्फिज्म जब अपन इंप्लीमेंट करते हैं C++ वगैरह के अंदर जब अपन पढ़ते हैं तो तीन हमने पॉलीमॉर्फिज्म के तीन कैटेगरीज की बात की थी. ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग. यहाँ पर जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं उसमें कंसेप्ट ऑफ अलाउइंग ओवरराइडिंग ऑफ फंक्शन, हाइडिंग द डेटा, कीपिंग थिंग्स इन डिफरेंट मॉड्यूल फाइल, कंसेप्ट ऑफ रैपिंग थिंग्स इन टू ए सिंगल यूनिट. साफ पता चल रहा है कि आंसर विल बी ए. ठीक है. ओवरराइडिंग द फंक्शंस. कौन सी अवधारणा है? कौन सी अवधारणा है? कौन सी अवधारणा आपको लिखित कोड को रीयूज करने की अनुमति देती है? जो रिटर्न कोड है उसको रीयूज अपन करने के लिए क्या काम में लेते हैं सब? इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस. ओके. नेक्स्ट, ये एक छोटा सा आपका प्रोग्राम दिया गया है. प्रोग्राम देख के हमें पता चल रहा है कि C++ का कोड है. यहां पर सी आउट काम में लिया गया है. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको प्रोग्राम सेगमेंट जो दिया जाता है बताया नहीं जाता किस लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन प्रोग्राम को देख के आपको समझना पड़ेगा. तो मेरे पास एक क्लास टेस्ट है. इसके अंदर एक एक्स वेरिएबल मैंने रखा है. मेन के अंदर मैंने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया टी और t.x को काम में लिया है. क्या एरर आएगी साहब इसमें? किसी भी क्लास के जो मेंबर्स होते हैं बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होते हैं, तो इस क्लास के एक्स को आप डायरेक्ट बाहर कैसे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते. योर आंसर विल बी कंपाइल एरर. प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली, and in C++ all the members of a class are by default private. ठीक बात है सर. चलिए, काफी बड़ा पेपर नहीं हो गया है ना? जी, अभी तो 23 ही क्वेश्चन हुए हैं. चलिए, और निम्नलिखित में से कौन से स्वतः ही क्लास में जुड़ जाता है यदि हम अपना स्वयं का राइट नहीं करते हैं? देखिए, जब आप क्लास बनाते हैं C++ के अंदर, जब आप बात कर रहे हैं, अगर हम क्लास बना रहे हैं और हमने क्लास में अपना कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है और असाइनमेंट ऑपरेटर डेफिनेटली अपने आप ऐड हो ही जाता है. यहाँ पर इन तीनों की बात की गई है. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर. ठीक है ना? तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. क्लास पॉइंट है. पॉइंट के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर बना दिया. मेन के अंदर पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया t1 रिटर्न 0. भाई साफ पता चल रहा है हमें C++ का क्वेश्चन है, पहली बात तो है ना. और इसके अंदर आपने कहा पॉइंट t1
तो भाई आप T1 का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है? क्लास के अंदर। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर भैया, प्राइवेट कंस्ट्रक्टर तो क्लास के बाहर आप उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट बना ही नहीं सकते। यू विल गेट एरर, कंपाइल टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है? मैंने जब क्लास में पढ़ाया था तो मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स आपको याद कीजिए, मैंने बताया था कि हमेशा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसे होता है कि जैसे आपकी क्लास माई क्लास है, अगर मैं माई क्लास लेके चलूँ तो जो कंस्ट्रक्टर मेरा बनेगा माई क्लास है ना, मान के चल रहा हूँ पब्लिक सेक्शन में है माई क्लास $m%, ये $m% का मतलब क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आप पास करते हैं असाइन करते वक्त तो उसका रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होता है। अगर आप रेफरेंस वेरिएबल नहीं बनाते हैं तो फिर उसका ऑब्जेक्ट बनता है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनते जाते हैं, ठीक है ना, आपका प्रोग्राम हैंग हो जाएगा। यहां पर इन्होंने कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बना रखा है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एक अपना अलग यूज हो सकता है, और जो बेस्ट सुटेबल आंसर है दैट इज योर बी। क्योंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपको रिसीव करना होता है, ना कि कुछ और। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामर को अन्य क्लास के अंदर एक क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने की अनुमति प्रदान करता है? क्या बात की थी अपन ने? कंपोजिशन या एग्रीगेशन। एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर बन रहा है तो उसे हमने कंपोजिशन नाम दिया था। सो कंपोजिशन विल बी योर आंसर, कंपोजिशन विल बी योर आंसर। याद कीजिए, मैं अक्सर एग्जाम्पल लेता हूं व्हीकल एंड इंजन। इंजन इज पार्ट ऑफ व्हीकल, तो जो पार्ट ऑफ रिलेशनशिप आपकी शो करती है, उस पार्ट ऑफ रिलेशनशिप को शो करने के लिए अपन कंपोजिशन या एग्रीगेशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सर्कुलर रेफरेंस। क्या रेफरेंस है? सर्कुलर रेफरेंस से क्या मतलब होता है सब? पहले अगर एक बार एग्जाम्पल में देखें, सर्कुलर रेफरेंस, सपोज आपने कहा ये आपकी एक्सेल शीट है, 1 2 4 आपके पास कॉलम्स की बात कर रहे हैं, ये रो हो गई है सब। आपने कहा ABCD 1 2 3 4 5, सपोज कुछ ऐसे। आप इस जगह पर लिखें इक्वल, अपना फॉर्मूला इक्वल से चालू होगा। आपने कहा A1 मल्टीप्लाइड बाई 2, A1 मल्टीप्लाइड बाई 2, A1 के अंदर ही A1 को रेफर कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली सर्कुलर रेफरेंस, कि आप जिसे काम में ले रहे हैं उसी को रेफर कर रहे हैं किसी तरह से, है ना भाई। यहां पर अगर मैं काम में ले रहा हूं, सपोज इस जगह पर मैं कहूं इक्वल टू B3 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या मतलब हुआ भाई? B3 तो इसी के अंदर तो होगा जो होगा वो, इसको सर्कुलर रेफरेंस कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। सर्कुलर रेफरेंस है ए फॉर्मूला दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन इटसेल्फ, है ना। तो आंसर क्या हो गया आपका? सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा एक्सेल के व्हाट इफ फंक्शंस में से एक नहीं है? ऑटो आउटलाइन। बेसिकली ये सब व्हाट इफ फंक्शंस के अंदर काम में लिया जाता है। गोल सीक, सॉल्वर, सिनेरियो मैनेजर आपने काम में लिया भी होगा। ऑटो आउटलाइन इज नॉट पार्ट ऑफ व्हाट इफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 30, स्पेशल पेस्ट कमांड आपको कॉपी पेस्ट करने देता है। किसी सेल के अंदर आपका एक फॉर्मूले का रिजल्ट आया और आप अगर उसे कॉपी पेस्ट करते हैं तो पूरा फॉर्मूला कॉपी हो जाता है।
आप चाहते नहीं फॉर्मूला नहीं होना, केवल वैल्यू वैल्यू होनी चाहिए, तो स्पेशल पेस्ट कमांड अपन काम में लेते हैं। ओके, सो द आंसर विल बी डी हियर, द रिजल्टिंग वैल्यूज ऑफ ए फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ एक्चुअल फॉर्मूला। रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ द फॉर्मूला, एक्चुअल फॉर्मूला की जगह रिजल्टिंग वैल्यू कॉपी होगी। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 31, आप सेल एक्टिवेट कर सकते हैं। कैसे कैसे? टैब की से सेल पर जाकर, सेल पर क्लिक करके, किसी एरो की से प्रेस करके, या सिंपल, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। वर्कशीट के किन एलिमेंट्स को एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से बचाया जा सकता है? सभी को बचा सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? सभी को बचा लीजिए एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से। ठीक है, कंटेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को, सिनारियोज को, सभी को बचाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 33, आप कह रहे हैं आप एक रो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? भाई कोई नई लाइन इंसर्ट करनी है, कैसे करेंगे? आपकी लाइनें हैं, उसके शुरू में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू लाइन इंसर्ट कर देंगे। यही तो होता है, लाइन के हेडर पे जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देते हैं। देखिए, राइट क्लिक द रो हेडिंग where you want to insert the new row and select insert from the shortcut menu. Correct answer A. ठीक है, और आंसर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल क्लियर बता रहा है। चलिए, निम्न सी कोड का आउटपुट क्या है? लॉजिक पेस \r क्लास printf लॉजिक पेस \r क्लास। \r क्या करता है? कैरी रिटर्न। कैरी रिटर्न मतलब लाइन के शुरू में आपकी कंट्रोल को लेकर आता है। तो इस लॉजिक की जगह किसको रिप्लेस कर देगा? क्लास को। तो ये क्या हो गया? क्लास पेस, क्लास पेस। ठीक बात है सर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा सी में कीवर्ड नहीं है? देखिए, आंसी सी ने 32 कीवर्ड्स की लिस्ट दी है, उन 32 कीवर्ड्स के अंदर इंक्लूड एक कीवर्ड नहीं है। ठीक है, शायद अपनी की में भी गलत हो गया है, और शायद कुछ मिसप्रिंट मुझे ऐसा पता चला है हिंदी या इंग्लिश किसी किताब के अंदर भी है। हाँ जी, तो इंक्लूड कीवर्ड नहीं है। 32 जो कीवर्ड्स की लिस्ट है जो कि आंसी सी ने दी है। देन क्वेश्चन नंबर 36, int ch इक्वल टू printf। printf में आपने देखिए, printf एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, कितने कैरेक्टर आपने प्रिंट किए हैं वो वैल्यू रिटर्न करता है, कितने कैरेक्टर आपने प्रिंट किए हैं। अब इस जगह पर अगर अपन बात करें तो कितने कैरेक्टर प्रिंट किए साहब हमने? कोई कैरेक्टर प्रिंट हुआ ही नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर देगा? 0। और 0 अगर प्रिंट करेगा तो किस पार्ट के अंदर जाएगा? एल्स के अंदर। और एल्स में हमने क्या डिस्प्ले किया है? इट डजंट मैटर। ओके, सो आंसर विल बी बी। आंसर विल बी बी। चले आगे, चलिए देखिए सब, निम्न प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? प्रोग्राम को अगर देखते हैं, डिफॉल्ट हमने पहले ले लिया है, डिफॉल्ट पहले ले लिया है। 3 केसेज अपने पास है, केस 1 2 3। हमने कहा इंट i इक्वल टू 4 शुरू में ऊपर हमने लिया है।
मतलब किसी भी केस में नहीं जाएगा, डिफ़ॉल्ट केस में जाएगा। पहली बात तो ये हो गई सर, डिफ़ॉल्ट केस प्रिंट हो गया, दिस इज डिफ़ॉल्ट। पर डिफ़ॉल्ट अगर शुरू में लिखा और ब्रेक नहीं लिखा तो क्या होगा, फॉल थ्रू रूल आपका आ जाएगा, वो अगले केस में जंप करेगा, केस 1 में जंप करेगा। तो इसके बाद एक क्या आउटपुट होगा, दिस इज केस 1, फिर ब्रेक हुआ है, फिर ये आपको बाहर निकालेगा। तो दिस इज डिफॉल्ट एंड दिस इज केस 1, दैट विल बी योर आउटपुट। ठीक बात है सर? चलिए, ए विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सी भाषा में 0 1 2 3 प्लस 1 2 3 का मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर इंटीजर लेटर को 0 से स्टार्ट करने का मतलब ऑक्टल नंबर। तो 0 1 2 3, आई थिंक ब्लैक ही ज़्यादा ठीक है। 0 1 2 3, 3 को गुणा करेंगे 8 की घात 0 से, 2 को गुणा करेंगे 8 की घात 1 से, 1 को गुणा करेंगे 8 की घात 2 से, 8 8 64 प्लस 16 प्लस 3, ये हो गया 83। 83 को ऐड कर दीजिए इस 123 के अंदर, 6 0 2 206, आंसर विल बी ए। अगर 0 206 काम में लेते हैं तो भैया ये भी ऑक्टल में हो गया, घपला हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, चलिएगा। नेक्स्ट आपने कहा i इक्वल टू -3। याद कीजिए, मैंने आप बताया था a परसेंटेज b इक्वल टू a माइनस a डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाइड बाई b। कुछ ऐसी बात अपन ने की थी। अब ये -3 परसेंटेज 2 अगर आ रहा है तो a की वैल्यू -3 हो गई, यहाँ पर b की वैल्यू 2 हो गई। रख देते हैं एक बार, -3 माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो -3 माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा इंटीजर डिवीजन, मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब -3 माइनस माइनस, ये हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस -2, -3 प्लस 2, आंसर विल बी -1, -1। ठीक है जी, शॉर्ट ट्रिक यही है, अगर आपका ऊपर वाला माइनस है तो रिजल्ट माइनस है ना, नीचे वाले से फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर i इक्वल टू 10, j इक्वल टू 20, j इक्वल टू 0 इफ के अंदर आपने लिया है, लेकिन सी के अंदर ध्यान रखिए सभी ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट होते हैं। जब फाइनल कंडीशन का रिजल्ट इवैल्यूएट हो जाता है तो बाकी वाली कंडीशंस इवैल्यूएट नहीं होती हैं। i की वैल्यू है 10, यहां पर i की वैल्यू है 10 का मतलब हो गया ट्रू। अब रिजल्ट कुछ भी हो, फाइनली तो ट्रू रहना है, तो ये इस वाले को इवैल्यूएट ही नहीं करेगा। इवैल्यूएट ही नहीं करेगा तो जे का मान ही नहीं बढ़ेगा। जब जे का मान ही नहीं बढ़ेगा तो जे का मान तो 0 के 0 ही रह गया। ठीक है ना, जे का मान बढ़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा साहब? क्योंकि पहली वाली कंडीशन ने आपको ट्रू रिजल्ट दे दिया। ठीक है भाइयों बहनों, आगे चले मित्रों।
तो ये आपके हो गए 40 क्वेश्चंस। 41st क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लॉजिकल या रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है? कितने सिंपल क्वेश्चंस है, पता नहीं आपको पेपर टफ क्यों लगा। इससे सिंपल भी कुछ हो सकता है। देखिए, नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर, इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर, और जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, तो डेफिनेटली आंसर अपना डी बचता है। इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर है। चलिए सब, इसके बाद कंप्यूटर फाइल को निम्न में से किन किन विधियों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है? आपने को पता है, सीक्वेंशियल फाइल होती है, डायरेक्ट एक्सेस फाइल होती है, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल होती है, सभी तरीके की फाइल्स होती हैं। आंसर विल बी डी। ठीक है सर। देन क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टारवेशन का कारण बन सकता है? स्टारवेशन का मतलब क्या हो गया कि भाई कोई कारण नहीं है फिर भी हमारा नंबर नहीं आ रहा है, वही तो स्टारवेशन है ना। कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं, जैसे हमारा नंबर आने लगता है किसी और का आ जाता है, वो स्टारवेशन है। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, SSTF, वो एल्गोरिथम है जिससे कि आपके स्टारवेशन का सबसे ज्यादा कारण बनता है। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखते हैं, ऑस्ट्रिक एल्गोरिथम किस काम के लिए है? डेडलॉक इग्नोरेंस के लिए। पढ़ी थी ना आपने? तो डेडलॉक इग्नोरेंस के लिए जो एल्गोरिथम है दैट इज ऑस्ट्रिक एल्गोरिथम, राइट सर? क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा सही है? फॉर्मेशन ऑफ ए साइकिल मीन्स डेडलॉक इज प्रेजेंट। फॉर्मेशन ऑफ ए साइकिल मीन्स डेडलॉक इज प्रेजेंट, पहला। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक मीन्स साइकिल इज प्रेजेंट। यस, दिस इज। साइकिल आपकी है तो उससे डेडलॉक थोड़ी हो गया। हो सकता है साइकिल में आपके पास कंडीशंस जो है, उसमें जो 4 कंडीशंस आपकी है वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है ना, नॉन प्रीएम्पशन जो है, वो कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती हो। हाँ, लेकिन डेडलॉक है तो मतलब साइकिल होना जरूरी है। ठीक है, साइकिल फॉर्मेशन एंड डेडलॉक आर सेम। नो साहब, दोनों सेम नहीं है। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू ऑफ देम। नो साहब, रिलेशन तो है ही, वी हैव सीन। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, सीपीयू द्वारा उत्पन्न एड्रेस को कहा जाता है लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस? जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस वक्त जो सीपीयू एड्रेस जनरेट कर रहा है उसे लॉजिकल एड्रेस कहते हैं, है ना। तो लॉजिकल एड्रेस को ही वर्चुअल एड्रेस कहा जाता है कई अलग अलग कंटेक्स्ट में। सो बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 47, कितना आसान पेपर है अगर आपने थोड़ा सा इसको देखा है तो। 47,
मेमोरी यूनिट के द्वारा जो ऑब्जर्व एड्रेस है उसे फिजिकल एड्रेस कहते हैं। राइट सर। 48 रेडी से रनिंग स्टेट के अंदर जब ट्रांजिशन किया जाता है रेडी से रनिंग स्टेट में, रेडी से रनिंग मतलब कि जब रन होने के लिए तैयार है तो कौन लेके आएगा साहब? शेड्यूलर। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का उपयोग सिस्टम के एवरेज वेटिंग टाइम की गणना देख लेते हैं साहब। तीनों अराइवल टाइम तो शुरू में ही है, जब P1 आया उसको तो शुरू में ही काम मिल गया, तो P1 को तो वेट करना नहीं पड़ा, तो P1 का वेट तो हो गया 0। जब P2 आया, P1 के खत्म होने के बाद चालू हुआ ना, तो P2 को कितना वेट करना पड़ गया? 5। P3 जब है उसको कितना वेट करना पड़ा? 5 और 3 8, 8 और 5 13 डिवाइडेड बाई 3, 4.33 आ गया। जो न्यूरल नेटवर्क आपका है बेसिकली कॉग्निटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्रोच के ऊपर है ना। सिंपल थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि जो न्यूरल नेटवर्क है वो कॉग्निटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस्ड होता है। राइट। आपका है पाइथन एक्सप्रेशंस आपके पास हैं। बेसिकली डबल स्टार जो अपन पाइथन में काम में लेते हैं वो पावर के लिए लेते हैं ना। तो अगर आप कह रहे हैं 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2, तो इसका मतलब हो गया 2 स्टार स्टार 3 की पावर 2 है ना, मतलब 9, मतलब 9 मतलब ये हो गया 2 की पावर 9, मतलब ये हो गया 512। तो पहले वाले का 512 हो गया, दूसरे वाले का इसी तरीके से आपका हो गया 2 की पावर 2 की पावर 3 स्टार स्टार 2, मतलब हो गया 8 की पावर 2, मतलब हो गया 64। और तीसरे वाले में हो गया 2 स्टार स्टार 3 स्टार स्टार 2, अगेन द सेम इशू 2 की पावर 9, तो ये भी क्या हो गया 512। सो योर आंसर विल बी ए। राइट सर। तो ये आपका 51st क्वेश्चन। देन एआई का आविष्कारक कौन था? जॉन मैकार्थी। कुछ एक्सप्लेन करने का है ही नहीं। जॉन मैकार्थी वाज द पर्सन जिसने कि एआई को इन्वेंट किया। जबरदस्ती अपने को एक सब्जेक्ट और पढ़ना पड़ रहा है, उसका कारण जॉन मैकार्थी थे, वरना शायद एक सब्जेक्ट कम हो जाता कंप्यूटर साइंस से। इसके बाद अपने पास है ब्लॉकचेन। क्या है बेसिकली? ब्लॉकचेन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क। बेसिकली जो अलग अलग नेटवर्क पर जो लोग हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटेड हम लेजर पास कर रहे हैं एक तरीके से, दैट इज योर ब्लॉकचेन। राइट। सो दिस इज आंसर डी। ब्लॉकचेन के एक ब्लॉक में होता क्या क्या है सब, ये तो जस्ट आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट है कि आपका हैश पॉइंट होता है, टाइम स्टैम्प होता है, ट्रांजैक्शन डेटा होता है। ठीक है। अगेन कमिंग बैक टू 55th क्वेश्चन, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग
देखिए अगर अपन ऑप्शंस देखें, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज मतलब क्या हो गया? नॉलेज का ऑटोनोमस एक्विजिशन, नॉलेज को अपना ग्रहण करना, नॉलेज को बढ़ाना। ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। मैनुअल प्रोग्राम, नो, दिस इज नॉट मैनुअल प्रोग्राम। सेलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ, नो, सेलेक्टिव नहीं है। सेलेक्टिव एक्विजिशन, नो, सेलेक्टिव नहीं है। तो डेफिनेटली यहां पर ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, ए विल बी द आंसर। ये बेसिकली इन कंसेप्ट को समझने के लिए आपको एआई, मशीन लर्निंग और जो आपका ब्लॉकचेन है उनको जस्ट आपकी उनकी डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा कि डेफिनेशंस क्या। जैसे एआई में आप जब पढ़ते हैं तो आप एआई के अंदर लर्निंग की बात करते हैं, एआई के अंदर आप प्रोडक्शन सिस्टम की बात करते हैं, एआई के अंदर आप ह्यूरिस्टिक्स की बात करते हैं, एआई के अंदर किस तरह से लर्निंग होती है, कौन कौन सी लर्निंग होती है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं। अगर आपने वो सारी डेफिनेशंस का नाम याद है, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में शायद बहुत ज़्यादा डेप्थ की बात नहीं है, लेकिन सफिशिएंट डेप्थ, अगेन मेरे शब्द मैं सफिशिएंट डेप्थ में जिससे कहता हूँ कि आपको उनके ये पता होना चाहिए कि हाँ एआई क्या है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चंस हैं बेसिकली, बहुत ज़्यादा डेप्थ में या बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं हैं। देन क्वेश्चन नंबर 56, लर्नर सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में से कौन शामिल नहीं है? लर्नर सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में से रिप्रेजेंटेशन स्कीमा, ट्रेनिंग सिनारियो, यस, टाइप ऑफ फीडबैक, यस, गुड डेटा स्ट्रक्चर। लर्नर सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित, बेसिकली यहाँ पर जो लर्नर सिस्टम है वो आप बात कर रहे हैं एआई वाले लर्नर सिस्टम की, ठीक है ना। तो वहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर का इतना बड़ा रोल नहीं है क्योंकि उस जगह पर जो डेटा, जो आपकी लर्निंग हो रही है वो लर्निंग आपकी अलग अलग तरीके से केस बाई केस लर्निंग हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, किसी भी चयनित टेक्स्ट को सेंटर में लाने की शॉर्टकट की है? कंट्रोल ई, हमें पता है, सो नथिंग स्पेशल। देन क्वेश्चन नंबर 58, पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब पर पाया जा सकता है? पावर पॉइंट में हेडर एंड फुटर बटन किस ग्रुप में इंसर्ट टैब में पाया जा सकता है? टेक्स्ट ग्रुप के अंदर, इंसर्ट टैब में, राइट। देन आपके पास है क्वेश्चन 59, कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जो प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल के रूप में दिखाता है? कौन सा पावर पॉइंट व्यू है जो प्रत्येक स्लाइड को थंबनेल रूप में दिखाता है और स्लाइड को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है? पुनः व्यवस्थित करने में, वापस से रीअरेंज करने में, स्लाइड शॉर्टर, डेफिनेटली स्लाइड शॉर्टर। अलग अलग व्यूज की आप बात करते हैं, स्लाइड मास्टर, स्लाइड शो वगैरह वगैरह, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉप बॉक्स के लिए आप अधिकतम कितनी लाइन सेट कर सकते हैं? 10, मैक्सिमम इज 10, डिफॉल्ट कितनी होती है? 3 और मिनिमम 1। डिफॉल्ट 3, मिनिमम 1। मैक्सिमम कितनी सेट कर सकते हैं आप ड्रॉप बॉक्स के लिए? 10। क्वेश्चन नंबर 61, द सेम, ड्रॉप बॉक्स के लिए डिफॉल्ट लाइन की संख्या क्या है सर? 3। वर्ड डॉक्यूमेंट में आप अधिकतम कितने कॉलम काम में ले सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चंस थोड़े से नॉर्मल से हैं इसलिए मैं थोड़ा फास्ट हो गया। कितने मैक्सिमम आप कॉलम काम में ले सकते हैं? 45, 45। देन अब क्वेश्चन नंबर 63, यहां से अपनी चीजें थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, यहां से अपने को इनको पढ़ना पड़ेगा। बैच प्रोसेसिंग का उपयोग तब किया जाता है जब
बैच प्रोसेसिंग क्या होती है? बैच प्रोसेसिंग जहाँ पर कि आप बहुत सारे कामों को एक बार करना चाहते हैं, एक साथ में करना चाहते हैं। देखिए, जैसे सपोज आप एक विंडो पर बैठे हुए हैं जहाँ पर आप फॉर्म एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तरीका क्या हुआ कि आपने एक फॉर्म लिया, टक 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 आपने एंट्री की, एंट्री होते ही आपका फॉर्म सर्वर पे गया, प्रोसेस हुआ, रेस्पॉन्स आया, आपने फॉर्म को साइड में रखा, दूसरा फॉर्म आपने ले लिया। एक तरीका। दूसरा तरीका होता है आपने एक फॉर्म लिया, फटाफट फटाफट एंट्री की, फॉर्म पढ़ कर अगला फॉर्म लिया, फिर एंट्री की, एंड सो ऑन। ऐसे आपने 100 फॉर्म ले लिए। उसके बाद जब आप चाय पीने जा रहे हैं, प्रोसेसिंग पे लगा के चले गए। आप जब वापस आएंगे तब तक सारे फॉर्म प्रोसेस हो जाए, उससे आप कहते हैं बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, ओके। तो बैच प्रोसेसिंग का उपयोग तब किया जाता है जब रेस्पॉन्स टाइम शुड बी शॉर्ट। नहीं, रेस्पॉन्स टाइम अगर शॉर्ट चाहिए तो फिर अपन बैच प्रोसेसिंग काम में ही नहीं लेंगे। डेटा प्रोसेसिंग इज टू बी कैरिड आउट एट पीरियडिक इंटरवल। हमें एक बीच बीच के इंटरवल में चाहिए कि भाई 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 घंटे, आधा घंटे, 10 मिनट, या कहीं भी जब पीरियडिक बात करते हैं, ये थोड़ा सा लगता है। ट्रांजेक्शन्स आर इन बैचेज। ट्रांजेक्शन जो है पूरे बैचेज में कर रहे हैं, आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन्स डू नॉट अकर पीरियडिकली। अगर इसमें देखें तो हमें बेस्ट आंसर सेकंड और थर्ड लगता है, तो ये आंसर आपका हो गया 63 में सी। 63 में आंसर विल बी सी, सेकंड एंड थर्ड। राइट सर। इसके बाद आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है फाइनल स्पेसिफिकेशंस बनते हैं। भाई अपन जब सैड पढ़ रहे थे, हमने कहा था भाई सबसे पहले क्या होगा, यूजर आपको बताएगा हमें ये काम करवाना है, फिर आप सोचेंगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा या कैसे होगा। उसके बाद आप तैयार करेंगे एक्चुअली कि क्या क्या काम हो सकता है, अलग अलग फिजिबिलिटी स्टडीज को देखते हुए। आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी, आपकी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, आपकी शेड्यूल फिजिबिलिटी, आपकी जितनी भी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इन सबको देखकर आप तैयार करेंगे जो स्पेसिफिकेशन आपको बनाने हैं। तो डेफिनेटली आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी बनेगा, दिस विल बी आफ्टर फिजिबिलिटी स्टडी। आगे चलते हैं। सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पढ़ते हैं सब, क्या ऑप्शंस हैं। टू बिल्ड ए सिस्टम प्रोटोटाइप, नहीं, सिस्टम प्रोटोटाइप तो शुरू में बनता है। टू ट्रेन यूजर्स टू ऑपरेट द सिस्टम, एक बार देखते हैं। टू इम्प्लीमेंट डिजाइन सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर्स, टू इम्प्लीमेंट डिजाइन सिस्टम यूजिंग कंप्यूटर्स, ये भी थोड़ा लगता है, देखते हैं। राइट प्रोग्राम, क्रिएट डेटाबेस एंड टेस्ट विद लाइव डेटा, यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स। देखिए, अगर यहां पर हम देखें, इम्प्लीमेंटेशन जो फेस होता है उसमें आपका कोडिंग भी आता है, उसमें टेस्टिंग भी आता है, हालांकि उसमें ट्रेनिंग भी आता है। तो ये जो सेकंड और थर्ड वाला है, ये भी थोड़ा बहुत इसमें आता है, पर जो बेस्ट आंसर जो फिट इस जगह बैठ रहा है, दैट इज फोर्थ आंसर। ठीक है, क्योंकि फोर्थ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बाकी सबको अवॉइड कर सकते हैं। सो 65 आंसर विल बी डी। राइट सर। क्वेश्चन 66, सिस्टम एवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इवैल्यूएट हम क्यों करते हैं? टू सी वेदर द सिस्टम मीट स्पेसिफिकेशंस, हाँ जी, कुछ तो लगता है। टू इंप्रूव द सिस्टम बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड, टू रिमूव बग्स इन द सिस्टम, टू असेस द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम को जब आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो इवैल्यूएट आप क्यों करते हैं? इवैल्यूएशन का मतलब यह आया कि भाई जो काम हम करना चाह रहे थे, पहली बात तो हम कर पा रहे हैं या नहीं,
जो फायदे हमें मिलने थे, जिस काम के लिए हमने जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट आउट हो रहे हैं या नहीं। अब ये पहले वाले जो दो हैं इनमें थोड़ा सा डाउटफुल है। टू सी वेदर द सिस्टम मीट स्पेसिफिकेशंस, बात तो ठीक लग रही है। टू इंप्रूव द सिस्टम बेस्ड ऑन ऑपरेशनल एक्सपीरियंस फॉर ए पीरियड, एक समय तक सिस्टम को काम में लेने के बाद, नहीं, बेटर आंसर इज ए, बेटर आंसर इज ए। शायद अपनी की में भी बी लिखा हुआ है, पर बेटर आंसर शुड बी ए, क्योंकि एवैल्यूएशन का जो मेन पर्पज होता है वो ये होता है कि हम स्पेसिफिकेशंस को देखें कि जो हमने बनाया है क्या वो हमारे स्पेसिफिकेशंस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, सो द बेटर आंसर इज ए, राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम एनालिस्ट को बात करनी होती है। देखिए मोटे तौर पर आप ये मान के चलें, सिस्टम एनालिस्ट को हर स्टेक होल्डर से बात करनी होती है। जिसका सिस्टम से कोई भी लेना देना है उससे सिस्टम एनालिस्ट को बात करनी पड़ेगी सब। मैनेजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैनेजर्स पैसा देंगे। यूजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनसे बात करनी होगी। प्रोग्रामिंग टीम से भी बात करनी होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर, उनकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहां पर आपने यूजर्स को ले लिया है, राइट। तो आंसर विल बी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मतलब कि बी। यहां पर आंसर आपका बी। ठीक बात सर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 68, एक सिस्टम एनालिस्ट की विशेषताओं में से निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी सब? नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड करंटली अवेलेबल हार्डवेयर, हाँ जी ये भी जरूरी है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। डेटा गैदरिंग के टाइम हमने बात की थी, फैक्ट गैदरिंग के टाइम, कि ये तो सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए है सिस्टम एनालिस्ट की, कि वो अंदर की बातें निकाल सके। ब्रॉड नॉलेज अबाउट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, हाँ साहब ये भी ठीक है। वेरी गुड अकाउंटिंग नॉलेज, नहीं इसकी इतनी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अकाउंटिंग नॉलेज उसकी ना हो, लेकिन सिस्टम के बारे में समझना उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 68 में आपका कौन सा आ गया? डी। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, मान लीजिए आर और एस दो रिलेशन है। भाई इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। लीजिए, मान लीजिए आर और एस दो रिलेशन है। आर और एस, तो ये आपकी एस टेबल है, ये आपकी एस टेबल है। एस टेबल के अंदर आपने 3 डी ई एफ, ये आपकी 3 फील्ड्स हैं। आर आपके पास है, आर के अंदर फिर आपके पास यहां पर 3 कॉलम हो गए, इसके अंदर ए बी सी हो गया। ठीक है, आप कह रहे हैं डी एस की फॉरेन की है, मतलब कि ये क्या है? फॉरेन की है, जो कि आर की प्राइमरी की को रेफर करता है, जो कि आर की प्राइमरी की को रेफर करता है। ठीक बात है सर। अब देखिए डेटा इंटीग्रिटी में कौन कौन से सत्य हैं। इंसर्ट इनटू आर, अगर मैं आर में कुछ इंसर्ट करूं तो इस पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? इंसर्ट इनटू आर प्राइमरी की में नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारी डेटा कंस्ट्रेंट्स के ऊपर। इंसर्ट इनटू एस, इंसर्ट इनटू एस, इनटू एस। अब एस में इंसर्ट करते हैं, ये फॉरेन की है, मैंने यहां पर कोई एक्स वैल्यू रखी जो यहां नहीं होगी तो
हाँ, इससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, है ना। इसके बाद हमने कहा भाई डिलीट इनटू आर, डिलीट फ्रॉम आर, डिलीट फ्रॉम आर, आर से डिलीट किया। जरा सोच के देखिए, आर में से कुछ डिलीट किया और उससे रिलेटेड फॉरेन की अवेलेबल है, फर्क पड़ेगा क्या? हाँ पड़ेगा। इसी तरह से डिलीट फ्रॉम एस, फॉरेन की है, इसमें से कुछ डिलीट किया तो इस कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है। तो फर्क किससे पड़ेगा? इंसर्ट इनटू एस से, डिलीट फ्रॉम आर से। इंसर्ट इनटू एस सेकंड और डिलीट फ्रॉम आर थर्ड, मतलब कि आंसर विल बी डी। आई होप 100% समझ में आ जाना चाहिए। ये वायलेशन किस किस से होने वाला है? ओके हेड भाइयों बहनों, इसके बाद हम कह रहे हैं एक डीबीएमएस में जहां भाग लेने वाले डेटाबेस लूजली रूप से कपल्ड होते हैं। लूजली कपल्ड से मतलब है कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फर्क एक दूसरे को नहीं पड़ रहा है, और लोकल ऑटोनॉमी की एक डिग्री होती है, मतलब लोकल ऑटोनॉमी अपने आप में स्वतंत्र है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फेडरेटेड डीबीएमएस कहते हैं। ये एक स्पेशल वर्ड है जो आपका लूजली कपल्ड है और जिनकी अपनी लोकल ऑटोनॉमी है, उन्हें आप फेडरेटेड डेटाबेसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिलेशनल डेटाबेस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्राइमरी की फील्ड में भी नल नहीं, प्राइमरी फील्ड नल नहीं हो सकता। प्राइमरी की फील्ड ऑफ ए रिलेशन मस्ट बी एडजेसेंट, दो एट्रीब्यूट है, दोनों को साथ साथ रखना कोई जरूरी नहीं है। ऑल रिलेशन मस्ट बी एटलीस्ट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म, क्या जरूरी है भाई? हमारी मर्जी है। ए फॉरेन की फील्ड में बी नल, हाँ ये बात ठीक है, फॉरेन की जो है वो नल हो सकती है, ये अलाउड है। फॉरेन की फील्ड के अंदर नल वैल्यू हो सकती है सर। क्वेश्चन नंबर 72, ये बहुत आसान से जो क्वेश्चन है उनको मैं कंपैरेटिवली फास्ट ले रहा हूं। एक एंटिटी सेट एम्प्लॉई पर विचार करें जो बैंक के सभी एम्प्लॉय के बारे में जानकारी रिकॉर्ड करता है। बैंक के सभी एम्प्लॉयज की रिकॉर्ड जानकारी उसके अंदर है। इस मामले में एम्प्लॉय का रिलेशन बैंक के किसी अन्य एम्प्लॉय से है। मान के चलें मैरिड रिलेशन, अगेन द इंग्लिश हिंदी में फर्क है ना। in this case employee has a relation is married to another employee of the bank। x की y के साथ रिलेशन इज मैरिड है तो y के x के साथ भी इज मैरिड होगा, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसके लिए जो टर्म काम में लिया जाता है वो रिकर्सिव एंटिटी सेट काम में लिया जाता है। जब आपके दो एंटिटीज एक दूसरे से रिलेटेड हैं और सेम रिलेशन के साथ रिलेटेड हैं, उन्हें रिकर्सिव एंटिटी सेट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, यहां पर अगेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज की बात की गई है कि निम्न में से कौन सी आर की कैंडिडेट की नहीं है। निम्न में से कौन सी आर की कैंडिडेट की नहीं है? भाई देखिए, इसके लिए अब क्या तरीका है? एक तो हम कैंडिडेट की निकालें, दूसरा क्लोजर निकाल लें। जैसे देखिए एडी का क्लोजर निकाल लीजिए कि एडी से क्या क्या चीज पता चल सकती है। एडी से ए पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमारे पास हैं, एडी से कुछ और पता चल रहा है क्या? नहीं, कोई पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। सॉरी देखिए, एडी से सी पता चल रहा है, सी से ई पता चल रहा है, ई से बीडी पता चल रहा है, डी ऑलरेडी है, तो यस एडी ये कैंडिडेट की। इसके बाद आप बी का निकाल लीजिए सर, बी का क्लोजर निकाल दीजिए। बी से बी आएगा, ई आएगा, फिर बी से ए आ जाएगा,
ए आ जाएगा, इसके बाद ई से आपका बी और डी आ जाएगा, बी ऑलरेडी है, डी आ जाएगा, ठीक है। अब सब देखिए ए डी से सी पता चल जाएगा, मतलब यस दिस इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की, सी डी, सी और डी, हाँ राइट, सी से ई पता चल रहा है आपको, ई से बी डी पता चल रहा है, डी ऑलरेडी है, बी पता चल गया, बी से ए पता चल गया, यस दिस इज ऑल्सो ए कैंडिडेट की। अपन ए बी से चालू होते हैं, सब ए बी का क्लोजर निकाल देते हैं, ए बी के क्लोजर से ए पता चलेगा, बी पता चलेगा, ए बी से बी से नहीं, सब कुछ पता नहीं चल रहा है, इसके आगे आप हैंग हो गए, मतलब ए बी इज नॉट ए कैंडिडेट की फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो जब भी आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, आप सीधा सीधा क्या करेंगे, आप उनसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स निकाल सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है सर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सब ये एक थंब रूल है, जो भी दो एट्रीब्यूट वाला रिलेशन होता है वो हमेशा BCNF में होता है। कोई भी रिलेशन जिसमें दो एट्रीब्यूट हैं वो हमेशा BCNF में होता है, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये मस्ट है, कंपलसरी है। कोई भी रिलेशन जो इसमें दो एट्रीब्यूट होंगे वो हमेशा BCNF में होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 75, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इस क्वेश्चन को काट रहा हूं, टाइपिंग मिस्टेक है 75 में। 76, एक ग्राहक का टेलीफोन नंबर एक ग्राहक फाइल, एक सेल एजेंट फाइल और एक इनवॉइस फाइल में स्टोर किया जाता है। डेटाबेस में इसे क्या कहते हैं? एक ही इंफॉर्मेशन जब मल्टीपल टाइम्स है, डुप्लीकेसी है, उसे डेटाबेस की टर्म में रिडंडेंसी कहा जाता है, उसे डेटाबेस की टर्म में रिडंडेंसी कहा जाता है, ठीक है सर। इसके बाद क्वेश्चन 77, भाई हम कह रहे हैं कि वेब पेज एक पिक्चर प्रदर्शित करता है और पिक्चर के लिए कौन सा टैग? IMG टैग होता है, हम सबको पता है। IMG टैग होता है HTML के अंदर, जिसके थ्रू आप एक इमेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट है उसका। IMG टैग है, SRC उसका एट्रीब्यूट है कि SRC कहाँ पड़ा हुआ है ना। पेज 78 के अंदर, क्वेश्चन 78 में आपने कहा भाई टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड करने के लिए कौन सा टैग है? स्ट्रॉन्ग टैग है। बोल्ड तो है ही, बी तो हम काम में लेते ही हैं, स्ट्रॉन्ग टैग भी यही काम करता है। आप कह रहे हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट के बीच जो सीधे पेज पर प्रदर्शित, पेज के लिए हम क्या काम में लेते हैं? हेड टैग। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, अगर आपने हल्का सा भी देखा है, पता नहीं कैसे आपको ये पेपर थोड़ा सा टफ लगा था। किसी भी पेपर के अंदर आप ध्यान रखिएगा कि जो पेपर का मॉड्यूल होता है वो हमेशा 40-40-40 पर काम करता है, 40-40-20 पर काम करता है। 40 क्वेश्चंस हमेशा एवरेज होते हैं, या तो 40 क्वेश्चंस सिंपल होंगे या टफ होंगे, या 20% सिंपल होंगे या टफ होंगे। बाकी देखिए इन 40 पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 40 और 20 का रेशियो जो आगे पीछे चलता है, ठीक है ना। तो इतने आसान क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सा टैग हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए HR टैग होता है? पता है अपन को? क्वेश्चन नंबर 81, निम्न क्लास डेफिनेशन में फर्स्ट लाइन जो कंपाइलेशन एरर का कारण बनती है, एक करेक्ट आंसर का चुनाव करें। देखिए साफ साफ हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो जावा का है, जो प्रोग्राम है वो जावा का है।
एक एक लाइन जरा इसका देख लेते हैं। हमने एक कैरेक्टर लिया और एक इंटीजर लिया है। एक कैरेक्टर है, एक इंटीजर है। हमने कैरेक्टर में सी में एक कैरेक्टर असाइन कर दिया। कोई एरर नहीं है इसमें, कोई एरर नहीं है इसमें। दूसरा, आपने कहा आई इक्वल टू सी, सी स्मॉलर टाइप है, आई कैपिटल, आई लार्जर टाइप है, असाइन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सी इक्वल टू आई प्लस वन, आई इंटीजर प्लस वन, रिजल्ट विल बी इंटीजर, और आप इंटीजर को असाइन कर रहे हैं कैरेक्टर में। इसे कहते हैं नैरोइंग कन्वर्जन विच इज नॉट अलाउड इन जावा। तो एरर कहाँ जाएगी सब? अपनी थर्ड में, मतलब कि यहाँ आंसर क्या हो गया आपका? बी। अपनी हिंदी या इंग्लिश की किताब के अंदर कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, ये शायद ए हो गया है किसी एक में, मुझे नहीं ध्यान किस में, मुझे ऐसा ध्यान है शायद इंग्लिश में ए हो गया है। ठीक है, तो इसे बी कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 है जहाँ तक मुझे ध्यान है इंग्लिश बुक के अंदर। ठीक है, जावा के चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, देखिए यहां पर शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर अपन ने काम में लिया है। हमने कहा b इक्वल टू टी एंड आई प्लस प्लस। टी यहां पर क्या है? ट्रू है, एंड आई प्लस प्लस। अब पहली तो बात तो ये ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा? एंड में जरूर होगा, क्योंकि दूसरे वाले के ऊपर बेस्ड है। तो आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू हो गई यहां पर 1, है ना। आगे गए, फिर एफ। अब ये पहला एफ है तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। तो आई की वैल्यू क्या रह गई? 1। मैं आई को डिस्प्ले कर रहा हूं तो क्या वैल्यू हो गई साहब? 1। आंसर बी, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83 पर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 83 पर। बूलियन x इक्वल टू ट्रू इंट ए इफ x, अगर x की वैल्यू ट्रू है, जो कि है, तो a के अंदर क्या आएगा? एल्स में तो जाएगा नहीं, ये तो क्लियर हो गया। a के अंदर क्या वैल्यू आएगी साहब? अगर x ट्रू है तो वैल्यू क्या आ गई? 1। a की वैल्यू क्या हो गई? 1। ये स्मॉल a है, दिस विल बी 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, देखिए ये जो ऑपरेटर है आपके पास, पहले वाला जो ऑपरेटर है राइट शिफ्ट ऑपरेटर है। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में पीछे से ऐड होने वाला बिट हमेशा साइन बिट होता है, मतलब नेगेटिव के केस में 1 और पॉजिटिव के केस में 0 एंटर होता है। दूसरा वाला जो आपके पास है जिसमें कि आप 3 बार राइट शिफ्ट कर रहे हैं, यहां पर पीछे से ऐड होने वाला बिट हर केस में 0 होता है। यहां पर पीछे से ऐड होने वाला बिट हर केस में 0 होता है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स के केस में बोथ राइट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट विल बी 0 आर सेम। ठीक बात है। अब देखिए आपके क्वेश्चंस, आपके ऑप्शंस। जावा प्रोवाइड्स 2 ऑपरेटर्स टू डू लेफ्ट शिफ्ट, नहीं साहब गंदी बात है। ये 0 फिल नहीं, ये भी गलत बात है। ये 0 फिल नहीं है तो साइन बिट फिल होता है। सी वाला जो है साइन शिफ्ट ऑपरेटर, नहीं साहब ये साइन नहीं है। फॉर पॉजिटिव नंबर्स रिजल्ट ऑफ राइट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट विल बी 0 आर सेम, सही बात है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स के केस में राइट शिफ्ट भी बैक में 0 इंसर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन 85, जीआरई की फुल फॉर्म जी डी,
84 में आंसर विल बी डी। एटी 85 JRE की फुल फॉर्म जावा रन टाइम एनवायरमेंट, नथिंग टू डिस्कस। जावा के जो कंपाइल जो जावा सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कंपाइल होता है, कन्वर्ट होता है, वो बाइट कोड में कंपाइल होता है, कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट, एक अटैक जिसमें साइट वैध अनुरोध का जवाब देने में सक्षम नहीं है, डिनायल ऑफ सर्विस है ना, DOS। सो आंसर विल बी बी, कि भाई जो सर्विस है वो सर्विस साइट करने नहीं दे रही है। ठीक है सर। देन निगरानी का एक अप्रत्यक्ष रूप, एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सर्विलेंस। बेसिकली हनी पॉट क्या काम करता है, ये ध्यान रखता है कि साइबर अटैकर्स किस तरह काम करते हैं। इस तरीके की स्टडी को हनी पॉट बोलते हैं कि स्टडी ऑफ हाउ अटैकर वर्क्स, दैट इज नोन एज हनी पॉट। उस स्टडी को हनी पॉट कहा जाता है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, कंपाइलर। कंप्यूटर डेटा को कहां जोड़ता और तुलना करता है, CPU चिप के अंदर। बहुत आसान से सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बड़े आसान हैं। ASCII का मतलब क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। (92) 151.75 डी। 0.75 का देख लेते हैं, 151 का तो आप निकाल ही लेंगे, मल्टीप्लाइड आप 2 से करेंगे 1.5 हो गया, है ना। इसको छोड़ दीजिए, 0.5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0 हो गया। ऊपर से नीचे अपने को चलना होता है, 0.11 आ गया। ठीक है, बाकी तो आप कर ही रहे हैं। आंसर विल बी डी। (93) एक बाइनरी नंबर आपको दिया गया है और उस बाइनरी नंबर को आपको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर आपका है 1011010। भाई कैसे करते हैं अपन, 4 के पेयर बनाते हैं ना, इन 4 के बना दिए, इन 4 का बना दिया। ये 4 1010 10 का मतलब हो गया A, 101 का मतलब हो गया 5A। आंसर बी सी। BCD के अंदर हम कितने बिट्स काम में लेते हैं, 4 बिट्स। BCD के अंदर 4 बिट्स यूज में लेंगे। लीजिए सब, पेडागोजी आ गई आपकी। पेडागोजी किसकी स्टडी है, टीचिंग मेथड्स की, शिक्षण विधियां, है ना। देन पेडागोजी का उपयोग पेडागोजी में कंप्यूटर का उपयोग काहे के लिए किया जाता है सब, देखिए। टू मोटिवेट द लर्नर्स, टू प्रोवाइड फीडबैक, टू इंटरेक्ट विद द लर्नर, सभी के लिए अपन काम में ले रहे हैं आजकल। 97 किसी अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क, टू इवेल्युएट द स्टूडेंट, डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू टेक केयर ऑफ स्टूडेंट चिल्ड्रन, टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क।
ठीक है, तो हमें टीचिंग वर्क को ऑर्गेनाइज करना होगा। देन आपके पास है पेडागोजी शब्द का अर्थ क्या है। वर्ड मीन अगर अपन देखते हैं, वर्ड मीन इसका निकल के आता है कि भाई टू लीड द चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस को किस तरह, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, उनको किस तरह से उनको लीड किया जाए। दैट इज एक्चुअल वर्ड मीन ऑफ पेडागोजी। क्वेश्चन नंबर 99, teachers should present information to student clearly and in interesting way and relate the new information to the things student। देखिए, इसमें जो ऑफलाइन वाला पेपर था उसमें केवल हिंदी वाली लाइन नहीं प्रिंट हो पाई थी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से। क्या मतलब है, टीचर शुड प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स क्लियरली, टीचर को स्टूडेंट्स के सामने अपनी सभी जानकारी को प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। इन इंटरेस्टिंग वे, रुचिकर तरीके से, और इसको संबंधित किससे करना चाहिए, जिससे बच्चे पहले से जानते हैं उस चीज से कि देखो बेटा ए पहले पढ़ा था, अब इसके बाद में जो होता है वो बी होता है ना। तो जो ऑलरेडी नो वाला जो है दैट, उसके साथ हमेशा अपन रिलेट करते हैं। Right, sir? Then the field of study concerned with the construction of thought process, including remembering, problem solving, remembering, problem solving and decision making। इन सब से रिलेटेड जो स्टडी है उसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो साथियों, ये था अपने 100 क्वेश्चंस का सेट, जो पहला सेट अपने पास था जो कि अपन ने डिस्कस किया था। इसी तरीके से अपन 20 पेपर्स रखेंगे। अभी हमने हर वीक रखा है, और अगर आवश्यकता रहेगी, एग्जाम डेट जल्दी आ जाती है तो एक वीक में 2 रखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।